हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक जो कि होगा सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। तो आज हम देखेंगे सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की डेफिनेशन, उसका इंसिडेंस रेट, रिस्क फैक्टर, एटियोलॉजी, साइलेंट सिम्टम, डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की डेफिनेशन यहाँ पे हमने 3 लिखी है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड डेफिनेशन है। तो सबसे पहली डेफिनेशन क्या कहती है? अ सर्विक्स दैट हैज abnormal tendency to dilate and so may not be able to keep the fetus। अब ये इसका क्या मतलब हुआ? ये कह रहा है कि सर्विक्स में टेंडेंसी नहीं है, मतलब उसकी एबनॉर्मल टेंडेंसी है डायलेट हो जाने की। ठीक है, अब सर्वाइकल ऑस नॉर्मली बंद रहता है। यहाँ पे क्या है कि जो सर्विक्स है वो नॉर्मली डायलेट हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि उसकी एबनॉर्मल टेंडेंसी है, नॉर्मली वो जो है वो क्लोज्ड होता है। अब यहाँ पे एबनॉर्मल टेंडेंसी की वजह से क्या हो गया, वो डायलेट हो रहा है। अब डायलेट होने की वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से वो फीटस को अपने अंदर होल्ड करने के सक्षम नहीं है। ये थी हमारी पहली डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या आता है? सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, जिसका एक और नाम है सर्वाइकल वीकनेस या तो फिर सर्वाइकल इनसफिशियंसी। देखो यहाँ पे उसकी एबनॉर्मल टेंडेंसी की वजह से वो डायलेट हो रहा था, यानी कि उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं है, इसीलिए हमने उसको क्या नाम दिया दूसरा, सर्वाइकल वीकनेस। ठीक है, या तो उसका एक और नाम क्या होगा आपका, सर्वाइकल इनसफिशियंसी, यानी सफिशियंटली उसे क्या करना चाहिए, सर्विक्स को, बेबी को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो यूट्रस से एक्सपेल आउट ना हो जाए। अब टर्म से पहले ही अगर वो इनसफिशियंट वे में उसको टर्म से पहले ही एक्सपेल आउट हुए जा रहा है, उसमें डायलेशन की वजह से, ठीक है, इसलिए कहा गया उसको इनसफिशियंट। यहाँ पे इनकॉम्पिटेंसी है, उसी का एक और नाम है सर्वाइकल वीकनेस, उसी का एक और नाम है आपका क्या, सर्वाइकल इनसफिशियंसी। तो ये क्या है, ये मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो सर्विक्स होता है वो पहले ही डायलेट हो जाता है और थिनिंग हो जाती है उसकी बिफोर द प्रेगनेंसी हैज रीच्ड द टर्म। वही है कि टर्म जेस्टेशन खत्म होने से पहले ही क्या हो रहा है, जो सर्विक्स है वो आपका डायलेट हुए जा रहा है प्लस इफेंस होने जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे उसकी थिनिंग आ रही है। जो सर्विक्स की वॉल्स है उसमें थिनिंग आ गई, साथ में वो डायलेट हुए जा रहा है। और ये कब हो रहा है, बिफोर द प्रेगनेंसी हैज रीच्ड इट्स टर्म। टर्म कंप्लीट होने से पहले ही जो सर्विक्स है वो डायलेट हो रहा है। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन है, सर्वाइकल incompetence is the inability of cervix to retain intrauterine pregnancy to the term। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सर्विक्स की एक इनएबिलिटी है। किस चीज में इनएबल है वो, कि वो जो इंटर यूट्राइन प्रेगनेंसी है वो उसको टर्म तक होल्ड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यानी कि जो फीटस है जो कि यूट्रस के अंदर है उसको वो टर्म तक होल्ड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज उसी में कही है, ये क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी इन स्ट्रक्चर और फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में या तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है या तो उसके फंक्शन में, यानी एनाटॉमिकल या तो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो होल्ड नहीं कर पा रहा है। और इसका एज अ रिजल्ट क्या होता है, अबॉर्शन या तो प्रीमेच्योर लेबर का आपको यहाँ पे चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस क्या है, ये एक तरीके से सर्विक्स की इनएबिलिटी है कि वो जो इंटर यूट्राइन जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको टर्म तक होल्ड नहीं कर पा रहा है और टर्म से पहले ही सर्विक्स डायलेट हो जा रहा है और उसकी थिनिंग हो रही है, जिसकी वजह से या तो अबॉर्शन का केस आपको देखने को मिल सकता है और या तो फिर प्रीटर्म लेबर का केस आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये क्लासिकली क्या देखा गया है कि जो रिकरेंट अबॉर्शंस होते हैं, ठीक है, रिकरेंट अबॉर्शन में ये एक मेजर कॉज है। ठीक है, क्लासिकली क्या देखा गया है कि रिकरेंट अबॉर्शन के केस में ये एक मेजर कॉज है जिसमें क्या हो रहा है, सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन हो रहे हैं। ठीक है, और उस अबॉर्शन में क्या देखा जा रहा है कि विदाउट एनी इनिशियल वेजाइनल ब्लीडिंग, रप्चर हो गया होता, कुछ ऐसा होता जिससे ब्लीडिंग हो रही होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उसमें एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल चेंज की वजह से क्या हो रहा है, सर्विक्स डायलेट हो रहा है। इस वजह से पहले से कोई भी तरीके की ब्लीडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी इस तरह के अबॉर्शन में, और ये मोस्टली सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखने को आपको मिलता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके इंसिडेंस रेट की। तो इंसिडेंस हो सकता है 1 to 10 पर 1000 फीमेल्स। जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज होती हैं, सपोज अगर 1000 प्रेगनेंसीज हैं तो उसमें 1 to 10 केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं किसके, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के। इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, आखिर कौन कौन सी वो कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के चांसेस देखने को ज्यादा मिले। सबसे पहला होता है शॉर्ट सर्विक्स लेंथ। अब अगर नॉर्मली जो सर्विक्स की लेंथ होती है अगर वो नॉर्मली से हटकर शॉर्ट है, ठीक है, ये क्या है, कंजेनाइटल होता है। अगर शॉर्ट सर्विक्स लेंथ है तो उसकी वजह से भी क्या आपको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है प्रायर मिसकैरेज। अगर फीमेल को प्रायरली कोई भी मिसकैरेज हो चुका हो तो उसकी वजह से भी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के नेक्स्ट टाइम पे चांसेस देखने को ज्यादा मिलते हैं। ट्विन या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी। अब अगर बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी है, एक बार में ट्विन है या मल्टीपल है, तो उसकी वजह से भी एक्सेसिव प्रेशर की वजह से क्या हो सकता है कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के चांसेस जो है वो डेवलप हो सकते हैं। एक्सपोजर ऑफ द ड्रग्स। अब कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनकी वजह से भी क्या हो सकता है, जैसे टोकोलिटिक्स हो गए, ठीक है, कि वो टोनिसिटी बढ़ा दे रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो गया आपका कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी यूट्रस की, यूट्रस में अगर किसी तरीके की कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी है तो उसकी वजह से भी आप क्या देख रहे हो कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के चांसेस हो सकते हैं। प्रायर इंजरी फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ। अब जो प्रीवियस चाइल्ड बर्थ हुई है अगर उस दौरान कोई इंजरी हुई है फीमेल को, ठीक है, मतलब उसके जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें कोई इंजरी हुई है उसकी वजह से भी हो सकता है। जैसे सपोज अगर उसकी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई है तो उस वजह से भी मे बी चांसेस हो सकते हैं। या तो फिर प्रीवियस डीएनसी प्रोसीजर, अगर मान लो इससे पहले उसका डीएनसी का प्रोसीजर वगैरह हुआ है, डीएनसी या डीएनई का प्रोसीजर हुआ है, तो उसकी वजह से भी आप क्या चांसेस देख सकते हो कि ये रिस्क बना सकता है फॉर व्हाट, फॉर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। तो ये सारे रिस्क हैं कि ये सब कॉजेस हो सकते हैं कि शायद इनकी वजह से क्या हो, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस देखने को मिल सकता हो। टियोलॉजी, तो इसकी टियोलॉजीज क्या क्या हो सकती है। सबसे पहला होता है कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी, दूसरा होता है एक्वायर्ड कॉजेस और तीसरा होता है आपका अदर्स, ठीक है। तो कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी जैसे कि शॉर्ट सर्विक्स हो सकता है या तो यूट्राइन कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी हो जिसकी वजह से क्या है कि सर्विक्स जो है वो अपने शेप को, मतलब सॉरी, जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको रिटेन नहीं कर पा रहा है और डायलेटेशन और थिनिंग हो रही है उसमें, जिसकी वजह से अर्ली लेबर या फिर अबॉर्शन आपको देखने को मिल रहा है। कंजेनाइटल यानी कि जो आपको बाई बर्थ है, जो फीमेल को बाई बर्थ होगा, ठीक है, जो डिफेक्ट है अगर उसको, तो वो कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटीज में चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है एक्वायर्ड, ठीक है, मतलब जो किसी रीजन की वजह से बाद में आए हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, एक तो डीएनसी प्रोसीजर हो सकता है, क्योंकि डीएनसी वगैरह में भी क्या होता है इंस्ट्रूमेंट के साथ मतलब उसको पहले तो मेडिसिन की वजह के साथ उसको डायलेट किया जाता है सर्विक्स को, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो भी लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट होता है अबॉर्शन के टाइम पे उसको हटाया जाता है, ठीक है। तो डीएनसी का जो प्रोसीजर होता है उसकी वजह से भी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के चांसेस आपको अगली प्रेगनेंसी में देखने को मिल सकते हैं। कोन बायोप्सी, ठीक है, अगर मान लो बायोप्सी हो रही है वहां पे, तो कोन बायोप्सी की वजह से भी आपको क्या हो सकता है कि वहां पे सर्विक्स की जो स्ट्रेंथ होती है कोन बायोप्सी की वजह से वो डिक्रीज हो जाती है। तो कोन बायोप्सी की वजह से भी क्या होता है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एम्पुटेशन ऑफ द सर्विक्स। अब सपोज कि जैसे कि कार्सिनोमा हो गया सपोज, तो कार्सिनोमा की वजह से क्या करा गया, एम्पुटेट कर दिया गया सर्विक्स, यानी कि सर्विक्स को पूरी तरह से हटा दिया गया। अब हटाने की वजह से क्या आया कि उसकी वजह से भी अब जब सर्विक्स है ही नहीं या फिर सर्विक्स का कुछ पार्ट हटा दिया गया है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको देखने को मिल रहा है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। और प्रीवियस कॉम्प्लिकेटेड लेबर, अब मान लो इससे पहले की जो प्रीवियस प्रेगनेंसी हुई है उसमें डीएनसी का या तो प्रोसीजर हुआ है या तो फिर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई है, इस तरीके से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ था जिसकी वजह से आपने कोई मेजर लिए हैं जिसकी वजह से सर्वाइकल स्ट्रेंथ कम हो गई है, ठीक है, सर्विक्स की स्ट्रेंथ कम हो गई है, तो उस चांसेस में भी क्या होगा, आपको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस देखने को मिल सकता है। ये सारे हमारे हो गए एक्वायर्ड कॉजेस। नेक्स्ट आता है अदर्स। इसके अलावा क्या हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, सॉरी मल्टीपल जेस्टेशंस हो सकते हैं, जैसे कि मान लो वो फीमेल जो है वो मल्टीपैरा है, ठीक है, तो मल्टीपैरा की वजह से भी क्या हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं कि सर्वाइकल की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई हो,
या तो फिर प्रायर प्रीटर्म लेबर अगर उसको हुआ है, प्रीटर्म बर्थ है अगर उस फीमेल की हिस्ट्री में, इससे पहले भी उसको एक या एक से ज्यादा बार प्रीटर्म लेबर हो चुका है, यानी कि टर्म जेस्टेशन खत्म होने से पहले लेबर प्रोसेस शुरू हो गया और चाइल्ड बर्थ हुआ है, तो उस जगह में भी क्या हो सकता है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस देखने को मिल सकता है। क्लिनिकल फीचर्स जिसको हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी कह सकते हैं, या जो कि होते हैं हमारे साइन एंड सिम्टम्स। तो हमें अच्छा एक चीज का ख्याल रखना है कि ये जो साइन एंड सिम्टम्स हैं ये आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलते हैं, मोस्टली 14 to 16 वीक्स में। 14 to 16 वीक ऑफ जेस्टेशन जब होता है तब आपको अपने साइन एंड सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे फीमेल में। ठीक है, सबसे पहला हो गया आपका बैक एक। फीमेल रेगुलर बैक एक्स की कंप्लेन करेगी, यानी कि उसकी पीठ में दर्द बना रहेगा। ठीक है, लोअर एब्डोमेन में और बैक में उसको पेन बना रहेगा नॉर्मली। सेंसेशन ऑफ पेल्विक प्रेशर। अब देखो, क्योंकि जो सर्विक्स है वो थोड़ा सा डायलेटेड है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो नीचे की तरफ ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब वो नीचे की तरफ सरक रहा होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि जो पेल्विक प्रेशर होगा वो फीमेल को ज्यादा फील होगा। जैसे टाइम ऑफ लेबर पे क्या होता है, जैसे इंगेजमेंट के टाइम पे क्या होता है, जो बेबी होता है वो नीचे की तरफ डिसेंड करता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, क्योंकि बेबी जो होगा, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो थोड़ा सा डिसेंट हो रहा है, क्योंकि सर्वाइकल ओपनिंग प्रॉपर नहीं है। सॉरी, सर्वाइकल जो है वो ओपनिंग थोड़ी सी बढ़ी हुई है। ठीक है, सर्विक्स जो है वो डायलेट हो चुका है हल्का सा, इस वजह से फीमेल को सेंसेशन होगा पेल्विक प्रेशर पर। नेक्स्ट क्या आता है, ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। अब देखो यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, ब्रैक्सन हिक्स खत्म हो चुके होते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड वीक ऑफ जेस्टेशन में, सॉरी सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी क्या आपको देखने को मिल रहा है कि फीमेल को एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस फील होंगे। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एबनॉर्मली हो रहे हैं। उसके अलावा लाइट वजाइनल ब्लीडिंग पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि अब देखो वहां पे जो है वो अगर बेबी डिसेंट कर रहा है या उसकी वजह से कोई और कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा कि लाइट ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग जिसको हम कह सकते हैं, आपको वो देखने को मिल सकती है। और क्या होगा कि जो वजाइनल डिस्चार्ज होगा वो उसमें भी आपको चेंज देखने को मिलेगा, कि जो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है, जो नॉर्मल फ्लूइड होना चाहिए, उसकी जगह पे हो सकता है उसका कलर बदला हुआ हो, या तो फिर उसके साथ में थोड़ा बहुत ब्लड हो। ठीक है, स्पॉटिंग है क्योंकि यहाँ पे, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ब्लड हो, या तो फिर लिकर एमनियाई जो है उस वो जो है अगर वो लीक हो रहा है तो उसकी वजह से भी चेंजेस हो सकते हैं। तो मतलब वजाइनल डिस्चार्ज जो है उसमें आपको लाइट चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये थे हमारे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। ये हमेशा याद रखिएगा, ये 14 to 16 वीक्स पे देखने को मिलता है, ये आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को नहीं मिलेंगे। इसकी वजह से जो भी साइन एंड सिम्टम्स है वो आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है इसका डायग्नोसिस। अब इसके डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन। तो यहाँ हिस्ट्री कलेक्शन में आपको देखने को क्या मिल सकता है कि फीमेल में भी आपको बताए रिकरेंट अबॉर्शन के बारे में, कि उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर में रिकरेंट अबॉर्शन पहले हो चुकी है। ठीक है, या तो फिर क्या हो सकता है बताए, वो प्रीटर्म लेबर का अपना प्रीवियस हिस्ट्री दे, या तो फिर लिकर एमनियाई जो है वो उसका डिस्चार्ज के लिए बोले कि लिकर एमनियाई जो है वो लीक हो रहा है, उसकी लीकिंग आ रही है। ठीक है, या तो फिर क्या हो सकता है, जो प्रीवियस चाइल्ड बर्थ है उसमें आपको क्या देखने को मिल सकता है कि कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, उनकी प्रीवियस चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेटेड था जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई है, या तो कोई प्रीवियस में डीएनसी का प्रोसीजर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री कलेक्शन के टाइम पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, इंटरनल एग्जामिनेशन। ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन में प्लस आपको और क्या मिल सकता है, पूछने को मिलेगा मे भी वो कौन बायोप्सी के लिए आपको बताया कि हाँ किसी तरीके की बायोप्सी उसको पहले हुई है, मतलब जो भी आपके रिस्क फैक्टर्स थे ना उसमें से वो कुछ ना कुछ की कंप्लेन बता सकती है हिस्ट्री के टाइम पे। नेक्स्ट आता है इंटरनल एग्जामिनेशन। तो इंटरनल एग्जामिनेशन जब आप करोगे तो मे भी आपको वहां पे क्या मिले कि कोई परफोरेशन है। अब प्रीवियस डिलीवरी की वजह से भी हो सकता है, या तो कोई प्रीवियस प्रोसीजर हुआ है, परफोरेशन हो सकता है, टीयरिंग हो सकती है, शॉर्ट सर्विक्स आप देख सकते हो उसमें। ठीक है, या तो फिर कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी भी आपको देखने को मिल सकती है एट द टाइम ऑफ इंटरनल एग्जामिनेशन।
तो ये दोनों चीजें आप देख सकते हो डायग्नोस्टिक्स के टाइम पे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके इन्वेस्टिगेशंस की। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्री प्रेग्नेंट स्टेट पे अगर हम कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं तो वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहला आपका होगा प्री मेंस्ट्रुअल सर्वाइकोग्राफी, ठीक है। अब प्री मेंस्ट्रुअल स्टेट पे आप कर रहे हो, यानी कि जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी स्टेट पे नहीं है, ठीक है। उससे पहले आप क्या कर रहे हो, हिस्ट्रोसर्वाइकोग्राफी, यानी कि यहाँ पे आप यूट्रस की प्लस सर्विक्स की आप उसका एग्जामिनेशन कर रहे हो, आप फिजिकल उसको, ठीक है, किसी भी तरह से एग्जामिन कर रहे हो, ठीक है। यानी कि यूट्रस को आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है प्लस सर्विक्स को आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। आप उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन देख रहे हो, एग्जामिनेशन कर रहे हो। इसमें आप क्या देखते हो कि सर्विक्स का जो है वो कहीं शॉर्ट लेंथ ना हो, या तो फिर यूट्रस में कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट ना हो, या कोई टेयरिंग ना हो, परफोरेशंस वगैरह ना हो। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती है हिस्ट्रोसर्वाइकोग्राफी में, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में ही हम क्या करते हैं कि जो हेगर्स डायलेटर होता है, ठीक है, हेगर डायलेटर को हम नंबर 8 का जो डायलेटर होता है, यहाँ पे इसको खास ख्याल रखना है कि हेगर्स डायलेटर में नंबर 8 का जो डायलेटर होता है उसे हम इंसर्ट कराने की कोशिश करते हैं। अगर वो इजीली और विदाउट एनी रेजिस्टेंस, ठीक है, सर्विक्स में इजीली एंटर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो सर्वाइकल ऑस है वो डायलेटेड है, ठीक है। हमें ये चीज देखनी है कि अगर उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं हो रहा है हेगर्स डायलेटर को इंसर्ट कराने में, तो आपको उससे क्या कंक्लूजन मिलेगा कि जो सर्विक्स है उसकी जो ओपनिंग है वो उतनी फर्म नहीं है, बल्कि ये डायलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे हम कौन से ऐसे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं जिससे हमें सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस देखने को मिले, कि हमें पता चल सके कि जो फीमेल है उसको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का प्रॉब्लम है या नहीं है, मतलब ये कंडीशन पर्टिकुलरली उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। सबसे पहला हो गया ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। यहाँ पे हम यूएसजी करेंगे। यूएसजी में हमें मेन क्या देखना है, मेन हमें देखना है सर्वाइकल की लेंथ, ठीक है। जो इंटरनल ऑस है उसकी ओपनिंग देखनी है कि वो ओपन है या क्लोज है या डायलेटेड है या नहीं है, ठीक है। और लास्ट हमें देखना है कि फनलिंग ऑफ द ऑस तो नहीं है। तो सर्वाइकल लेंथ, क्योंकि शॉर्ट सर्विक्स भी एक रीजन हो सकता है फॉर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, तो जो सर्विक्स है नॉर्मली उसकी लेंथ 14 वीक्स पे क्या हो जानी चाहिए, 35 to 45 mm होती है, ठीक है। अब लेकिन अगर उसकी जो लेंथ है, सर्विक्स की जो लेंथ है, अगर वो 30 mm या उससे कम है, तो इसका मतलब शॉर्ट सर्विक्स की जो है कंडीशन वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस प्रोबेबली प्रेजेंट हो सकता है। इंटरनल ऑस जो होगा वो 20 mm या उससे ज्यादा अगर ओपन है, ठीक है, कि जो इंटरनल ऑस है वो 20 mm से ज्यादा वाइड ओपन है, तो इसका मतलब कि सर्विक्स डायलेटेड है। और तीसरा होता है फनलिंग ऑफ द ऑस, यानी कि यहाँ पे जो म्यूकोसल प्लग है वो नहीं बना हुआ और फनल जैसा है, जो आपका इंटरनल ऑस है उसमें फनलिंग आ गई है, मतलब कि वो ओपनिंग आ गई है बीच में, म्यूकोसल प्लग प्रॉपरली नहीं है, वहां पे प्रेजेंट नहीं है, या तो फिर हम उसी को कह सकते हैं कि क्या है, सर्विक्स जो है वो डायलेटेड है। इसके अलावा हम लैब टेस्ट भी कर सकते हैं। तो लैब टेस्ट में हम यहाँ पे ब्लड कल्चर करेंगे, नॉर्मल ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब यहाँ ब्लड टेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों, अगर मे भी कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट हो तो उसका देखने के लिए भी हम यहाँ पे ब्लड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसमें हम सैम्पलिंग कर सकते हैं और उसके अलावा कल्चर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लैब टेस्ट में आप नॉर्मल ब्लड सैंपल्स लोगे और ब्लड कल्चर लोगे, इससे हमें पता चल सकता है कि कोई इन्फेक्शन तो बॉडी में नहीं प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या है, सर्वाइकल म्यूकस जो म्यूकोसल प्लग है वो प्रॉपरली नहीं डेवलप हो पा रही है, ठीक है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस देखने के लिए। करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में कि आखिर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस को हम मैनेज कैसे करेंगे। देखो, अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है जिसकी वजह से कंडीशन कॉज हो रही है तो सबसे पहले तो उसमें ट्रीटमेंट देंगे, एंटीबायोटिक्स वगैरह। बट अगर यहाँ सर्जिकल प्रोसीजर की हम बात करेंगे तो उसमें कौन कौन से दो मेन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहले श्रिडकर्स कर्कलिंच और दूसरा है मैकडोनल्ड्स कर्कलिंच, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, एक नॉन सॉल्युबल थ्रेड के साथ सर्वाइकल ओपनिंग जो होती है उसको बाउंड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे दो मेन जो है, सबसे पहले एक की बात कर लेते हैं श्रिडकर्स कर्कलिंच की। इसमें क्या होता है
इसमें ये ट्रांस वजाइनल कार्टिलेज है, यानी कि जो वजाइना है, ठीक है, और सर्विक्स है, उसके लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे सर्वाइकल ओपनिंग देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे सर्वाइकल डायलेशन है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम जैसे सर्वाइकल डायलेशन हम इतना है तो हमें उसको और कम पास लाना है, ताकि जो बेबी है, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, वो एक्सपेल आउट ना हो जाए टर्म से पहले। तो अब उसको पास लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, शिरोडकर्स में क्या हो रहा है कि हम सिर्फ 2 इंसीजन लगा रहे हैं, और 2 इंसीजन के साथ हम क्या कर रहे हैं, एक नॉन सॉल्यूबल फाइबर के साथ, एक थ्रेड के साथ हम उसे टाई अप करे दे रहे हैं। जैसे कि सपोज ये आपका है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक कट हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है, एक कट यहाँ पे लगाया, और एक नॉन सॉल्यूबल थ्रेड से हमने इसको बाइंड अप कर दिया, ठीक है। तो हमने सिर्फ 2 कट्स लगाए हैं और उसको बाइंड अप किया है, जो भी हमारा वजाइनल एरिया है उसको हमने बाइंड कर दिया। जो हमारी बर्थ कैनाल है उसको हम बाइंड सिर्फ 2 इंसीजन से कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है मैकडोनल कार्टिलेज। इसमें क्या होता है, इसमें हम यहाँ पे 4 छोटे छोटे इंसीजन बनाते हैं इस तरह से, जैसे ये आपका ओपनिंग हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमने चारों तरफ एक इंसीजन बनाया। अब उसमें क्या करा, थ्रेड को हर इंसीजन के थ्रू हम पास करेंगे और क्या करेंगे, उसे खींच करके टाइटन अप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हमें ख्याल वही चीज रखना है, हम यहाँ पे सॉल्युबल फाइबर नहीं बल्कि नॉन सॉल्युबल जो थ्रेड्स हैं उन्हें यूज कर रहे हैं। जो थ्रेड है हमारी वो नॉन सॉल्युबल है, क्योंकि अगर वो एक तरीके से डिसॉल्व हो गए तो क्या होगा, वापस से डायलिटेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम थ्रेड्स तब हटाते हैं जब हमें 37 वीक ऑफ जेस्टेशन पूरा हो चुका है, जब टर्म डिलीवरी होने वाली है, तो हम वापस इंसीजन के थ्रू ही कट्स को जो हमारे थ्रेड्स हैं उन्हें वापस इंसीजन के थ्रू हटाते हैं, ठीक है। तो ये नॉन सॉल्युबल यहाँ पे फाइबर्स होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे 4 कट लगाए मैकडोनल कार्टिलेज में। 4 कट लगाने के बाद वही उस थ्रेड से इन चारों को आपस में कनेक्ट करके उन्हें बाइंड कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों बेसिक हमारे जो सर्जिकल वो थे मेजर्स, उनको हम लेंगे। शिरोडकर कार्टिलेज हो गया आपका पहला वाला, जिसमें आप सिर्फ 2 इंसीजन लगा करके क्या कर रहे हो, वजाइनल कनाल को टाई अप कर रहे हो, ताकि जो बीच में ये आपका सर्वाइकल ओपनिंग है आप उसको मिनिमाइज कर सको, ताकि जो यूट्रस के अंदर से प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो निकल ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैकडोनल कार्टिलेज। इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप 4 छोटे छोटे इंसीजन बना रहे हो, बिल्कुल कहाँ पे, जो ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स है, ये देखो नीचे की तरफ आप बिल्कुल बना रहे हो, ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स के पास बना रहे हो, ठीक है। आपने 4 इंसीजन बनाए और चारों को इनसॉल्युबल थ्रेड से आपस में कनेक्ट करके टाई अप कर दिया, ताकि क्या हो, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो एक्सपेल आउट ना करे। देखो दोनों का कारण यहाँ पे सेम ही है, आप क्या इससे अचीव करना चाह रहे हो कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल आउट ना हो जाए। एक में क्या है, आप जहां पे आपका ये जो वजाइनल कनाल की स्टार्टिंग, आप एक इंसीजन वहां बना रहे हो। दूसरे में क्या है कि आप बिल्कुल जहां पे इसका माउथ ऑफ द सर्विक्स है, आप दूसरी ओपनिंग वहां पे बना के वहां पे इंसीजंस करके टाई अप कर रहे हो थ्रेड को, ठीक है। तो ये 2 बेसिक मैनेजमेंट हमारे आते हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं एज अ सर्जिकल मैनेजमेंट इन केस ऑफ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। तो ये पूरा सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इसकी डेफिनेशन। वापस हम एक बार रिवीजन इसका कर लेते हैं। देखो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस क्या होता है, सर्विक्स की एक इनएबिलिटी, ठीक है। वो क्यों हो सकती है, आइदर एनाटॉमिकल कोई रीजन हो सकता है या तो फिजियोलॉजिकल कोई रीजन हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सर्विक्स है वो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होल्ड नहीं कर, मतलब जो यूट्रस का प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो उसको एक्सपेल आउट करा दे रहा है, क्योंकि वो डायलेट हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से या तो अबॉर्शन का केस आपको देखने को मिलेगा, या तो फिर प्रीटर्म लेबर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंसिडेंस रेट। अब इंसिडेंस रेट इसका क्या होता है, 1 to 10 पर 1000 प्रेग्नेंट फीमेल्स। जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स है, सपोज 1000 प्रेग्नेंट फीमेल्स है, तो उसमें 1 से 10 तक क्या हो सकता है, आपको देखने को मिल सकता है कि 1 to 1000 फीमेल्स में आपको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस देखने को मिलेगा। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, प्रीवियस डीएनसी हो सकता है,
ठीक है। कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी हो, प्रीवियस जो आपका डिलीवरी हो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ हो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कोई परफोरेशन हो गया है, टीयरिंग हो गई है, या कोई इंजरी हो गई है, ये हो सकता है। कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन। देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो म्यूकोसल प्लग होता है वो धीमे धीमे डीजेनरेट होने लगता है, ठीक है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। उसके अलावा मल्टी पैरा हो सकती है, या तो फिर ट्विन या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है। ये सारे हमारे बेसिक रिस्क फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी एटियोलॉजी की, मतलब कि मेन कॉजेस क्या होते हैं। देखो रिस्क फैक्टर वो हो सकता है कि रिस्क तो बहुत लोगों में डेवलप हो सकता है, ठीक है। रिस्क के लिए आपके पास एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम होता है, पर कॉजेज जो बेसिक कॉजेज होते हैं, जो बिल्कुल हाई लेवल पे होते हैं कि भाई अगर आपको ये कंडीशन है तो इसके बाद ये कंडीशन आगे आ सकती है, ठीक है। तो रिस्क भी यहाँ हमारे पास 3 थे। क्या था? कंजेनाइटल हो गया, एक्वायर्ड हो गया, या तो फिर अदर्स हो गए। कंजेनाइटल में मतलब कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम जो फीमेल को बाई बर्थ है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका एक्वायर्ड, उसमें भी वही हुआ डीएनसी, या तो फिर जो प्रीवियस प्रेगनेंसी है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन, या तो फिर प्रीटर्म लेबर उससे पहले भी हुआ हो फीमेल में, ये सारे हमारे एक्वायर्ड में हो गए। और लास्ट आता है अदर्स। अदर्स में क्या हो सकता है, आपको देखने को मिल सकता है कि इससे पहला कोई कॉम्प्लिकेटेड लेबर हो, या तो फिर प्रीटर्म लेबर हो। साइन एंड सिम्टम्स का हमेशा यहाँ ख्याल रखिएगा कि ये 14 to 16 वीक्स में देखने को मिलते हैं। जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के कॉजेस। तो उसमें क्या हो सकता है, बैक एक हो सकता है, लोअर यूट्राइन पेन हो सकता है। इसके अलावा हैवी पेल्विक्स, आपको जो फीमेल है वो उसका आपको बताएगी कि उसको पेल्विक प्रेशर बहुत ज्यादा फील हो रहा है, ठीक है। ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिल सकते हैं। स्पॉटिंग या तो फिर लाइट वजाइनल ब्लीडिंग फीमेल में देखने को मिल सकती है। डायग्नोसिस में आप क्या करते हो, अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसमें नंबर 8 का हेगर्स डायलेटर यूज कर सकते हो, ये देखने के लिए कि सर्वाइकल ऑस जो है वो नॉर्मली ओपन है या डायलेटेड है या क्लोज्ड है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, आप उसकी इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हो। उसमें आप देख सकते हो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो हम क्या करेंगे, ट्रांस वजाइनल यूएसजी करेंगे। उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, सर्विक्स की लेंथ देख रहे हैं, सर्वाइकल ऑस का डायलेशन देख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, लैब टेस्ट कर रहे हैं। ब्लड में भी ब्लड सैंपल और ब्लड कल्चर दोनों ही कर रहे हैं। क्यों? ताकि हम देख सके कोई इन्फेक्शन ना हो फीमेल की बॉडी में। और लास्ट आता है इसका मैनेजमेंट। देखो अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक थेरेपी वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। बट अगर नॉर्मली केसेस में क्या देखने को मिलता है कि कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी है या तो फिर एक्वायर्ड है, इन्फेक्शन जो है वो बहुत कम केसेस में ही देखने को मिलता है। तो इसके लिए 2 हमारे मेन आते हैं सर्जिकल प्रोसीजर। एक हो गया शिगॉटकर कर्टलेज, ठीक है। इसमें क्या हो गया, जहां पे हमारा जो वजाइना स्टार्ट हुआ है वहीं पे हमने 2 इंसीजन किए और उसके बाद नॉन सॉल्युबल थ्रेड से उनको टाई अप कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आया मैकडोनल्ड कर्टलेज। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे हमने बिल्कुल जहाँ पे माउथ ऑफ द सर्विक्स था वहां पे 4 इंसीजन किए। चारों को क्या करा हमने, थ्रेड से टाई अप किया, ठीक है। यहाँ पे जो थ्रेड है वो नॉन सॉल्युबल है, उसको हमने टाई अप करा और उसके बाद क्या कर दिया, उनको आपस में बांध दिया। उसकी वजह से भी हम क्या कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में हम करना क्या चाह रहे हैं, अचीव क्या करना चाह रहे हैं, हम अचीव करना चाह रहे हैं कि जो सर्वाइकल ओपनिंग है या जो सर्वाइकल डायलेशन है हम उसको मिनिमाइज या रिड्यूस कर सके, ठीक है। और जब इसको ये जो नॉन सॉल्युबल थ्रेड्स है ये हम कब हटाएंगे, जब 37 वीक ऑफ जेस्टेशन जो है ये कंप्लीट हो चुका होगा। जब 37 वीक ऑफ जेस्टेशन कंप्लीट हो चुका है, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है कि हाँ अब आपका जेस्टेशनल वीक पूरा हो चुका है, बेबी जो है वो पूरा टर्म जेस्टेशन के साथ हो चुका है, अब हम इसको हटा के डिलीवरी कंडक्ट करा सकते हैं। तो हम वापस इसको थ्रू इंसीजन मेथड, मतलब यहाँ पे भी क्या है, इंसीजन होगा, उसके बाद ये जो नॉन सॉल्युबल थ्रेड्स है वो रिमूव करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डिलीवरी नॉर्मली या फिर LSCS जैसे भी है तब हम डिलीवरी को आगे कंडक्ट कराते हैं। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस पे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इफ यस देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल पे यूं ही बने रहें। थैंक यू।